जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के क्यूज पर। और आपका भाई शिवम पटेल आ चुका है आज आपके लिए 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आपके आर्मी अग्निवीर के। जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट 30 प्रश्न होने वाले हैं। और जैसा कि आपका अभी तक डेमो क्लास चलता रहता था, तो यहाँ पे मैं आज आपको बता दूँ, आज आपका क्लास फर्स्ट है, क्योंकि आपने डेमो क्लास में ही इतना अच्छा सपोर्ट करा है तो दिल खुश कर दिया यार। और मैंने फाइनली सोच लिया कि आपके लिए एक क्लास डेली 30 क्वेश्चनों की लेके आना है। तो बिल्कुल दोस्त, और जितने भी दोस्त मेरे आर्मी की किसी भी पोस्ट के लिए, ट्रेडमैन या फिर आप एनए या फिर आप टेक्नीशियन या फिर ट्रेडमैन जीडी, किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास में जो भी आपको जीके जीएस से संबंधित प्रश्न मिलेंगे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मिलने वाले हैं। बिल्कुल हमारे प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित हैं। और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि मैं भी आर्मी अग्निवीर का पेपर क्लियर कर चुका हूँ। तो बिल्कुल दोस्त, मैं आपके लिए वो हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपसे पेपर के अंदर डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। उससे पहले सभी दोस्त एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पेन को सही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो बिल्कुल एक बार सभी दोस्त जो है जय हिंद को जरूर टाइप करेंगे। और उसके बाद जो है चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। और कहना बस वही था कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे देखिए पहला ही प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बिहू नृत्य काफ़ी बार ये मैं आपको बताऊं डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे भैया, ये असम राज्य, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, असम हमारा सही जवाब हो जाएगा। दूसरा याद रखना यहाँ पे हिमाचल प्रदेश से एक नृत्य याद रखना, कौन सा, राक्षस नृत्य। तो राक्षस नृत्य अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत बता देंगे भैया हिमाचल प्रदेश से हो जाएगा। मिजोरम से एक नृत्य जो है वो याद रखना, कौन सा, चेराव। कौन सा नृत्य, चेराव नृत्य। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, चेराव नृत्य जो है आपका मिजोरम से संबंधित है। तो बहुत अच्छे, जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। काफ़ी अच्छी बात है, आकाश का रंग जो है वो नीला क्यों दिखाई देता है। और अंतरिक्ष से मैं आपको बताऊं काला दिखाई देता है ना। पृथ्वी को देखोगे तो कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष से काला दिखाई देता है। अब यहाँ से पूछा है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो याद रखना बेटा, यहाँ पे जो सही जवाब आपका है वो हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो आपको आज की क्लास में ना विज्ञान के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, है ना। विज्ञान के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आप सभी लोग क्लास में बने रहेंगे और क्लास को पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से गंगा सागर मेला किस राज्य से संबंधित है। देखो पेपर के अंदर मैं आपको बताऊं कि आपके मेला त्यौहार जो हैं वो भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे गंगा सागर मेला अगर आपसे पूछा गया है तो आप बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं कि भैया ये पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा याद रखना, यहाँ पे जो ये राजस्थान दिया है, यहाँ से एक मेला पूछा जाता है जिसका नाम है क्या, पुष्कर मेला। कौन सा, पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला को भी आप याद रखेंगे, ये राजस्थान से संबंधित है। और सोनपुर मतलब कि बिहार, है ना, बिहार से याद रखना दोस्त, एक मेला पूछा जाता है सोनपुर का मेला। तो सोनपुर तो यहाँ पे दिया ही है, तो याद रखना भैया सोनपुर का अगर मेला पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे बिहार के सोनपुर में लगता है। तो बहुत अच्छा, और यहाँ पे प्रश्न का जवाब जो है पश्चिम बंगाल हो गया है। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त, यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस ताप पर पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व जो है वो अधिकतम होता है। मैंने आपसे कहा कि विज्ञान के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मतलब हैं, और आज की क्लास में मैं आपको बता दूं अगर पूरा देख लिया तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और मैं आपको बताऊं 2022 का मैंने भी पेपर क्वालिफाई करा है, ठीक है ना, आर्मी अग्निवीर का। तो आप मेरे साथ में अगर हो तो आप अपना जीके जीएस का जो है 30 क्वेश्चनों की जो टेंशन है वो बिल्कुल छोड़ दो, है ना। 60 नंबर ये आपके पक्के हैं। अब यहाँ पे अगर आप बताएंगे कि पानी का आयतन न्यूनतम एवं घनत्व अधिकतम होता है किस ताप पर, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो याद रखना 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी, है ना, 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत अच्छे, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है, ये प्रश्न ऐसा है जो हमें फंसा देता है पेपर के अंदर, है ना। तो यहाँ पे आज अगर हम इसको पढ़ लेंगे
तो हम शायद है कि कभी भूल पाएँ। याद रखना, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी पूछी है तो वो है नामचा बारवा, है ना। ऑप्शन ए नामचा बारवा यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ये पता है ये तिब्बत में पड़ती जाएगी, है ना, पूर्वी तिब्बत में। तो ऐसे आप यहाँ पे याद रखेंगे। और दूसरा यहाँ पे याद रखना भैया कि इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो वो भी याद रखना 7,782 मीटर। कितना, 7,782 मीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका नामचा बारवा सही जवाब हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है ये याद रखना, ये भैया नेपाल में स्थित है। देखो ये भी पूछ लिया जाता है, नेपाल में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी, माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमत्था के नाम से पूछा जाता है ना, क्या सागरमत्था के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी ऊंचाई जो है वो है 8,848 मीटर। कितनी है, 8,848 मीटर। तो ये भी आप याद रखोगे। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका आ चुका है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है। देखो अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, एक सजेशन है मेरी तरफ से आपको कि आप सभी राज्य के राज्यपाल और उनकी राजधानियाँ विशेष रूप से याद कर लें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। यहाँ पे बताओ हिमाचल प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, तो आप बहुत ही इजी तरीके से यहाँ पे बता सकते हैं कि भैया शिमला हो जाएगा। ऑप्शन सी शिमला हो जाएगा। गंगटोक जो है ये किसकी राजधानी का नाम है, तो बेटा ये सिक्किम की राजधानी का नाम है। किसकी, सिक्किम की राजधानी का नाम है गंगटोक। और यहाँ पे जो गांधीनगर दे रखा है ये याद रखना बेटा, ये जो गांधीनगर है ये गुजरात की राजधानी का नाम है। किसका, गुजरात की राजधानी का। भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम है। किसका, मध्य प्रदेश, एमपी मैंने लिख दिया ना, तो मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम है। लखनऊ जो है, लखनऊ किस राज्य की राजधानी का नाम है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और यहाँ पे सही जवाब आपका शिमला, ऑप्शन सी हो गया है। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए बेटा यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो का जो नारा है वो किसने दिया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो यहाँ पे याद रखना भैया, भारत छोड़ो का जो नारा है यूसुफ मेहर अली और महात्मा गांधी जी दोनों लोगों ने दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है, ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। अगर ऑप्शन में आपको यूसुफ मेहर अली मिले तो भी आप टिक कर देंगे। अगर महात्मा गांधी जी मिलते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन वो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो आप महात्मा गांधी जी को भी टिक कर सकते हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी से याद रखना, इन्होंने एक तो दिया था जय हिंद का नारा, है ना, जय हिंद। और दूसरा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, है ना, डू एंड डाई। तो करो या मरो का जो नारा है वो भी आप ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी जी से। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है और मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि जो भी मेरे नए पुराने दोस्त मेरे साथ में जुड़े हुए हो, एक बार आप लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, है ना, एक बार आप लाइक वाला बटन दबाएंगे, जिससे मैं मोटिवेट बहुत हो जाता हूँ। और साथ में जो भी मेरे नए दोस्त जुड़ेंगे, आप लोगों ने मॉडल पेपर जो हमने अभी डेमो पेपर दिया था, उन तीनों डेमो पेपर को आपने बहुत अच्छा सपोर्ट करा। खूब दोस्तों ने भर भर के सब्सक्राइब और लाइक शेयर करे हैं। तो दोस्त आप थोड़ा सा इस क्लास को भी शेयर कर देना, थोड़ा सा अपने भाई को भी खुश कर देना, और मैं आपके लिए जितना हो सकेगा उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में मेहनत करता रहूँगा। देखो यहाँ पे दिया है कि एक अश्वशक्ति बराबर होता है, एक अश्वशक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। याद रखना दोस्त, ये प्रश्न मैं बताऊँ, मैं पेपर देने गया था, ये पूछा गया था। यहाँ पे याद रखना 746 वाट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 746 वाट आपका सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है ना, मैं पेपर देने गया था, ये पूछा गया था, तो आप इसको विशेष रूप से दोस्त ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और ऐसे कुछ प्रश्न आते हैं जिन्हें हमें स्किप भी करना होता है ना, पड़ जाता है। लेकिन अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो तो नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है लखीमपुर में, उत्तर प्रदेश के, है ना। तो दुधवा नेशनल पार्क भी आप याद रखेंगे उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे जो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे देखो एक तो कूनो नेशनल पार्क है, जहाँ निमामिया से 8 चीते मंगा के छोड़े गए थे, है ना, याद होगा आपको, प्रधानमंत्री जी ने हमारे छोड़ा था। तो ये कूनो नेशनल पार्क भी आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। और दूसरा याद रखना रातापानी टाइगर रिजर्व, है ना, रातापानी
टाइगर रिजर्व जो है वो भी आपका मध्य प्रदेश में है। झारखंड से याद रखना, यहाँ पे वो टाइगर रिजर्व है कौन सा, पलामू, है ना। पलामू टाइगर रिजर्व जो है ये कहाँ पर है, तो ये बेटा आपका झारखंड में है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे। और अगर कोई दोस्त मेरा एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहा है ना, अगर फॉर्म डालना सबमिट करना चाह रहे हो, तो आप ये भैया मेरे साथ में ना जीके जीएस की क्लास करते रहना। यहाँ से आपका ये भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। वहाँ पे 20 पूछे जाएंगे जिसमें आपका बस करंट के क्वेश्चन होंगे। और उसके लिए आप क्या करेंगे, मेरे साथ में अगर करंट के भी क्वेश्चन क्लियर करने हैं तो शाम को 8:30 बजे मेरी जो क्लास है वो लाइव क्लास होती है अभी रेलवे की, है ना। तो उसमें आप लोग आ जाया करो, वहाँ से आपके करंट के भी जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होते हुए चलेंगे और बाद बाकी आपका आर्मी का जो पेपर है वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ दिया है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, अमृतसर में हुआ था भैया जलियांवाला बाग हत्याकांड। और ये कब हुआ था, बस यहाँ पे इतना सा आपको बताना है। तो याद रखना दोस्त, इसकी डेट रट लो, 13 अप्रैल 1919। ये पूछ लिया जाता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये भी पूछ लिया जाता है, अमृतसर, आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में भैया हुआ था, ये भी आप याद रखोगे। जनरल ओ डायर था, जनरल ओ डायर था, इसने गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ओ डायर को भी आप याद रखना, इसने आदेश दिया था। और एक चीज़ यहाँ पे और याद रखना कि इसे ना फिर इसे 1940 में, है ना, जनरल ओ डायर जो था ना, इसे 1940 में ना लंदन में जाके हमारे ऊधम सिंह जी ने मार दिया था, है ना। ये देखो बहुत बड़ा पॉइंट है, याद रखना है। 1940 में ये जो ओ डायर था इसे ऊधम सिंह जी ने लंदन में जाके मार दिया था, है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। देखिए ये भी आपका साइंस से संबंधित प्रश्न और ये भी आपका पूछा जाता है, डबल हैशटैग में बना रहा हूँ। और यहाँ पे आपको बताना है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापियों के मान एक समान होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो याद रखना दोस्त, -40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी क्या होगा, -40 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। फरक्का बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है। भैया देखो ये परियोजनाएं, ये बांध जो डैम जो हैं आपके जलप्रपात जो हैं, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। फरक्का बांध परियोजना यहाँ पे आपसे पूछा गया है तो आप बहुत ही इजी तरीके से बता सकते हैं भैया, गंगा नदी, ऑप्शन ए। और ये कौन से राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में, है ना। कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। सबसे लंबी भारत की जो नदी है वो गंगा है। गंगा की लंबाई कितनी है, तो ये तो मैंने आपको डेमो क्लास में भी बताया था, 2525 किलोमीटर, है ना। कितनी, 2525 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। महानदी जो है ये आपकी उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर, उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना। इस पे कौन सा डैम है, तो वो भी याद रखना भैया, हीराकुंड बांध है। कौन सा, हीराकुंड बांध। देखो ये भी पूछ लिया जाता है, हीराकुंड जो बांध है ये आपका महानदी पर है, नर्मदा नदी से। याद रखना बेटा, सरदार सरोवर बांध। कौन सा, सरदार सरोवर बांध। देखो ये नोट करते हुए चलो, ये आपकी अब क्लास ऐसी स्टार्ट कर दी है कि अगर आपने नोट्स बना लिए ना तो आपका दोस्त काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर दाब खालिस्तान है, क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या समान रहता है। देखो जो दाब है ना, अगर जब आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, घटेगा। देखो याद रखना दोस्त, है ना, क्या होगा, घटेगा। देखो चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो कितना होता है, तो याद रखना पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 होता है ना। कितना होता है, 1/6 होता है पृथ्वी की अपेक्षा। अगर कोई पृथ्वी पे मान लो चीज़ है 100 किलो की तो वो चंद्रमा पे होगी 60 किलो की, है ना। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए दोस्त यहाँ दिया है, सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, और सभी दोस्त इसका एक साथ कमेंट बॉक्स में आंसर करा करो यार, है ना। मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं और मैं आपका रिप्लाई भी देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका 261 ईसा पूर्व सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 261 BC यहाँ पे ईसा पूर्व आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपण किया गया था। प्रथम उपग्रह, देखो यहाँ पे ये भी याद रखना दोस्त, पूछा जा सकता है
कि ये इंडिया का, भारत का पहला भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट, है ना। ये भी देखो पूछा जा सकता है। यहाँ पे ये पूछ लिया गया है कि कब प्रक्षेपण किया गया था, तो ये भी आप बहुत इजी तरीके से बता सकते हैं कि 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 ऑप्शन सी जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि रेडियम की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी। रेडियम की खोज निम्नलिखित में से किसने करी थी। देखिए आप जब तक इसका आंसर जो है अपना आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ कि कहते हैं कि सबक ज़िंदगी ने सिखाया, सबक ज़िंदगी ने सिखाया, हर अपने ने रुलाया मुझे, कोई अपना अपना नहीं होता, ये भी एक अपने ने बताया मुझे, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, अपना जो समय है, अपना जो टाइम है, वो यार थोड़ा सा अपनी तैयारी पे दे लो, क्योंकि ये वक्त आपका यारी का नहीं है दोस्त, है ना। ये अभी जो वक्त चल रहा है ये तैयारी का चल रहा है। और 1600 मीटर की रेस में अगर किसी को भी कोई भी समस्या आ रही हो तो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बता सकते हो 7084836703। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे बता सकते हैं कि भैया मुझे सिन पैन हो रहा है, भैया मेरी सांस ज़्यादा फूलती है, या भैया मुझसे दौड़ा नहीं जा रहा है, मेरे दौड़ते दौड़ते पैर भारी हो जाते हैं। ऐसी अगर कोई भी समस्या से आप गुजर रहे हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और दूसरा याद रखना, अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हो तो किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको कोई भी दलाल भर्ती नहीं करा सकता है। आपकी मेहनत ही है, आपकी मेहनत ही है जो आपको सिर्फ भर्ती करवा सकती है। तो इसीलिए अपना पैसा किसी ऐसे के हाथ में मत दे देना जो आपको कल नुकसान का सामना करना पड़े, ठीक है ना दोस्त। तो किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना, बढ़िया से मेहनत करना है। यहाँ पे रेडियम की खोज पूछी गई है, किसने करी थी, तो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे आपके, ऑप्शन सी यहाँ पे जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और कब करी थी तो वो भी याद रखना, 1898 में बेटा करी थी। कब, 1898 में करी थी। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल बढ़िया से पढ़ाई करो यार, और बढ़िया से अपने फिजिकल की तैयारी करो, आपका सिलेक्शन होना तय है। देखो यहाँ दिया है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के 24वें एवं आखिरी, है ना। ये भी देखो आखिरी भी पूछे जा सकते हैं, 24वें भी पूछे जा सकते हैं। तो याद रखना भैया 24वें एवं आखिरी थे, और वो थे महावीर स्वामी जी। कौन थे, महावीर स्वामी जी। ऑप्शन बी यहाँ पे महावीर स्वामी जी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। दूसरा देखो ऋषभ देव जी जो थे वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार थे, है ना। प्रथम जो थे वो ऋषभ देव जी थे, और जो 24वें एवं आखिरी थे वो महावीर स्वामी जी थे। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था। निम्नलिखित में से नई संसद भवन का जो उद्घाटन है वो कब हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न देखो आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो याद रखना दोस्त, यहाँ पे नई संसद भवन का जो उद्घाटन पूछा गया है ये हुआ था आपका 28 मई 2023 को, है ना। ऑप्शन सी 28 मई 2023 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी जो आधारशिला है वो कब रखी गई थी, तो वो याद रखना 10 दिसंबर 2020 को, है ना। 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखी थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र निम्न में से कौन है। भैया वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र निम्न में से कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है, और मैं यहाँ पे आपको सभी ऑप्शन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में एक बार ये बताएंगे, क्या आप ये क्लास लाइव क्लास चाहते हैं, यस या नो, है ना। यस तो YES टाइप करेंगे, और नो तो NO, ठीक है ना। रिकॉर्डेड अगर चाहते हैं तो आपको रिकॉर्डेड मिलता रहेगा, अगर आप लाइव क्लास चाहते हैं तो उसके लिए आप S लिखेंगे और थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, है ना। थोड़ा सा क्लास को दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे, सपोर्ट कर देंगे, तो मैं आपको बहुत जल्दी ये क्लास फिर लाइव भी करा दिया करूँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन भी आपके 50 कर दूंगा 30 से, ठीक है ना। कितने, 50 क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल थोड़ा सा सपोर्ट करो यार सभी दोस्त। और यहाँ पे याद रखना कि वायुमंडल की जो आर्द्रता मापने का यंत्र है वो इनमें से आपका हो जाएगा हाइग्रोमीटर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। देखो हाइड्रोमीटर अगर देख रहे हो तो याद रखना भैया, जो हाइड्रोमीटर होता है ये किसी चीज़ का अपेक्षित घनत्व नापने के काम आता है ना। घनत्व जो है वो नापता है हाइड्रोमीटर, ठीक है ना। और हाइग्रोमीटर जो होता है ये वायुमंडल की आर्द्रता को नापता है, और जो बैरोमीटर है ये वायु दाब को मापता है। क्या करता है, ये
वायु दाब को मापता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टोंडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। टोंडा जनजाति जो है वो किस राज्य में निवास करती है। तो देखो ये जनजातियां भी आपसे पूछ ली जाएंगी कि भील है, संथाली है, ये कौन से राज्य में निवास करती हैं। यहाँ पे टोंडा आपसे पूछा है, तो टोंडा आप याद रखना बेटा तमिलनाडु में। टोंडा कहाँ निवास करती है, तमिलनाडु, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। मणिपुर से एक जनजाति आपसे पूछी जाती है, कुकी जनजाति। कौन सी, कुकी जनजाति, ये भी देखो याद रखना। सिक्किम से भी आपसे पूछा जा सकता है, लेप्चा जनजाति। कौन सी दोस्त, लेप्चा जनजाति, सिक्किम से याद रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। आपके 15 क्वेश्चन आते हैं ना मैथ के दोस्त, आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ के, ठीक है ना, जो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोगों ने इस क्लास को अपने जो भी आर्मी लवर ग्रुप हैं, ठीक है ना, आपके जो भी आर्मी लवर ग्रुप हैं, जैसे कि मैंने आपको उस दिन भी बताया था, रेस के पुराने घोड़े है ना, मेरा ग्रुप है एक, तो ऐसे आपके जो भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदरवाइज जो भी ग्रुप हैं, आप क्लास को थोड़ा सा दोस्तों के साथ में अगर शेयर करते हैं, तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपको ये भी 15 क्वेश्चन मैथ के भी है ना, गणित के भी कंप्लीट करवा दूंगा। मेरे 50 में से 43 क्वेश्चन सही थे, और मैं आपको बताऊं मेरा मेरिट में नाम आया, नाम नहीं नंबर आता है ना, अगर कहोगे तो वो भी मैं दिखा दूंगा। तो बिल्कुल, और देखो यहाँ पे रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे, याद रखना दोस्त 7.4 होता है, ऑप्शन सी 7.4 जो है ये रक्त का पीएच मान होता है। 8.1 से 3 तक जो है वो समुद्री जो पानी होता है, समुद्री पानी, उसका पीएच मान होता है ना, समुद्री पानी का जो पीएच मान वो 8.1 से 8.3 तक होता है, तो ये भी आप याद रखोगे। 6.5 जो है ये किसका होता है, तो याद रखना दोस्त ये दूध का होता है। किसका, दूध जो होता है ना, पीने वाला दूध का होता है। 2.5 जो है ये याद रखना दोस्त नींबू का होता है। किसका, नींबू का होता है। तो ये भी आप यहाँ पे पीएच मान भी याद रखेंगे। तो बिल्कुल, और चलते हैं खास तौर पे रक्त और समुद्र वाला तो याद रखना है। देखो यहाँ दिया है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। देखो जीएसटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 101वां संविधान संशोधन द्वारा ये लागू किया गया था, है ना, कौन सा, 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी, है ना। कब, 1 जुलाई 2017 को ये लागू किया गया था, तो ये भी याद रखोगे। सबसे पहला देश कौन सा था जिसने जीएसटी लागू करा था, तो वो था फ्रांस। कौन सा था, फ्रांस देश था। 1954 में करा था। कब करा था, 1954 में। मैं भी एक आर्मी लवर हूँ यार, तुम्हारी जैसा, और मैं बस क्या है, मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ दोस्त, आप लोगों की भी तैयारी करवा रहा हूँ। थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे तो हो सकता है ये क्वेश्चन कल को आपको एक बड़ी टीवी पे देखने को मिल जाए। बस उसके लिए ना थोड़ा सा यार सपोर्ट करना पड़ेगा। अभी तो एक टूटा फ़ोन है, क्योंकि हम लोग यार खासतौर पे गरीब घर से होते हैं, है ना, मुझे भी पता है, मीडियम फैमिली से होते हैं, तभी ये तैयारी करते हैं। नहीं तो IIT और MBBS, है ना, BTech, MTech, ये MBA ये करते हैं ना। अब हम लोग यार क्या करते हैं, 10th के बाद हमें दिख रहा होता है कि हमारे घर को जो है सामान की ज़रूरत है, हमारे पापा पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, कर्जा लग चुका है, इसको कैसे करा जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 10th के बाद सीधा जॉब करने का फैसला करते हैं, है ना। और ये हमारे लिए भाग्य में एक बहुत अच्छी जॉब है, आर्मी, है ना दोस्त। तो बिल्कुल, और यहाँ पे 1 जुलाई 2017 आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हेमेटाइट निम्न में से किसका धातु अयस्क है। हेमेटाइट जो है वो निम्न में से किसका धातु अयस्क है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना दोस्त आपका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, लोहा यहाँ पे आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। कहते हैं कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी तो और उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो बिल्कुल दोस्तों, और अपने 10 बीम भी रेडी कर लेना, है ना, क्योंकि उसके आपको 40 नंबर मिलते हैं फिजिकल में, है ना। तो ये भी अपने बीम भी ओके करके जाना है। तो देखो यहाँ पे दिया है निम्न में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यहाँ पे पूछा है, तो आप क्या बताएंगे, सबसे बड़ी ग्रंथि। याद रखना दोस्त वो आपका लीवर यकृत, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। पीनियल ग्रंथि जो है ये याद रखना दोस्त, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। क्या, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ये भी याद रखना। देखो त्वचा जो है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है,
मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे त्वचा, जो ये आपका स्किन होता है ना, देखो ऑप्शन सी यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है स्किन, तो स्किन याद रखना, ये सबसे बड़ा अंग होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है, यकृत होता है। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था। मैं आपको बताऊं, मेरे पेपर में पूछा गया था सचिन तेंदुलकर जी को कब सम्मानित किया गया था, है ना, मेरे पेपर में ये पूछा गया था। आपके पेपर में लता मंगेशकर जी अगर पूछा जाएगा तो भी आप आंसर करके आएंगे भैया 2001 में, है ना, ऑप्शन ए 2001 में लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और अगर यहाँ पे जैसे मेरे पेपर में पूछा था सचिन तेंदुलकर जी, तो मुझे पता था 2014 में, है ना, सचिन तेंदुलकर जी को 2014 में सम्मानित किया गया था, आपको याद होगा। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो याद रखना भैया 2 वर्ष, ठीक है ना, 11 माह 18 दिन का समय लगा था, है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तो ये भी आप याद रखेंगे। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946। ये प्रश्न तो एसएससी जीडी में भी पूछा जाता है। गठन कब हुआ था संविधान सभा का, 6 दिसंबर 1940 ये हुआ था गठन, है ना, ये हुआ था गठन। अब देखो 3 दिन पहले हुआ था गठन और 3 दिन बाद जो है पहली बैठक, जो कि ऑप्शन बी में दिया है ना, तो आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा सपोर्ट आप सभी का। चलते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखो यहाँ दिया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी भी पूछी जाती है, सबसे छोटी हड्डी भी पूछी जाती है, सबसे कठोर हड्डी भी पूछी जाती है। तो याद रखना दोस्त, सबसे छोटी हड्डी पूछा गया है ना, तो ये होती है स्टेपेज। कौन सी होती है, स्टेपेज। ये हमारे कान की हड्डी होती है। और याद रखना हमारे कान में 3 हड्डी होती हैं, एक कान में 3, दोनों कान में कितनी हो जाएंगी भैया, 3 3 बराबर 6, है ना। तो कितनी हो जाएंगी दोनों कानों में, 6 हड्डी, एक कान में 3 हड्डी, जिसमें सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज होती है, पूरी बॉडी से, पूरी मानव शरीर में सबसे छोटी। देखो फीमर जो है ये होती है हमारी जांघ की हड्डी। कहाँ की, जांघ की। सबसे लंबी सबसे बड़ी हड्डी अगर पूछेगा तो वो आपकी फीमर हो जाएगी, है ना, याद रखना। सबसे कठोर जो होता है वो जबड़ा होता है। कौन सा, जबड़ा होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छे, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे दिया है, झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है। मेरे पेपर में पूछा गया था वो जो स्वराज द्वीप कर दिया गया था ना, हवाई द्वीप का, ऐसे नहीं यार, कौन सा द्वीप था उसका नाम, स्वराज द्वीप कर दिया गया था, ऐसा कुछ नाम चेंज हुआ था, वो क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे मैं आपसे सिर्फ अभी ये लेटेस्ट का है कि झांसी रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो आप बहुत ईजी तरीके से बता सकते हैं, वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए। वीरंगना लक्ष्मीबाई झांसी रेलवे स्टेशन, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी, मेरे पेपर में झांसी वाली रानी का मूल नाम पूछा था, जो कि मणिकर्णिका होता है ना। झांसी वाली रानी मनु का जो मूल नाम था वो मणिकर्णिका था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। और ये कहाँ की थी, ये थी बनारस की, है ना। इनकी शादी जो है वो झांसी में हुई थी। तो बिल्कुल, और देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है। गुणसूत्रों की संख्या पूछी है, कितनी होती है भैया, 23 जोड़े होते हैं। कितने, 23 जोड़े होते हैं। आंसर आप खुद कर देंगे, है ना, ऑप्शन सी 46 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना, इतना सोचना ही नहीं है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ पे हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लेखक कौन है। मेरे पेपर में अगर पूछोगे कि भैया आपके पेपर में क्या पूछा गया था, तो मैं आपको बताऊं, मेरे पेपर में पूछा गया था गाइड पुस्तक। कौन सी, गाइड पुस्तक पूछा गया था, जो कि मुझे बिल्कुल रट्टा पड़ा था भैया, आर.के. नारायण की है। गाइड पुस्तक किसकी है, आर.के. नारायण की है ना। मुझे रट्टा हुआ था, मैंने तुरंत बताया। जीते जी इलाहाबाद पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, ममता कालिया जी हैं। कौन है, ममता कालिया जी हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो चाणक्य जी से याद रखना, अर्थशास्त्र पुस्तक, कौन सी, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, चाणक्य जी हैं। ये भी आप देखो याद रखोगे, है ना। और अंबेडकर ई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, शशि थरूर जी हैं। ये भी आप याद रखेंगे, है ना। तो इस तरीके से आपसे जो भी पुस्तकें पूछी जाएंगी आप तुरंत बता देंगे। और देखो क्लास में जो आपकी आज क्लास थी कंप्लीट होती है,
और वो मेरे सभी दोस्त जो मुझे अभी तक सुन रहे थे, देख रहे थे, अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो एक बार आप लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे और मुझे थोड़ा मोटिवेट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे और थोड़ा सा शेयर करो इस क्लास को। देखो, जब तक क्लास पे 500 दोस्त नहीं व्यूज आएंगे, है ना, 500 दोस्त नहीं देख लेंगे, तब तक मैं लाइव क्लास तो आपको नहीं देने वाला, है ना। तो थोड़ा सा यार 500 व्यूज कराओ फटाफट। देखो, और कहते हैं कि यूं बेवजह नहीं त्यागा मैंने दुनिया का मोह साहब, मैंने मेरे किस्से का एक किरदार गद्दार निकला है ना। तो बिल्कुल, और हम अफसोस क्यों करें कि हमें नहीं मिला, अफसोस वो करें जिन्हें हम नहीं मिले। तो बिल्कुल दोस्तों, और अपने एक बढ़िया मोटिवेशन के साथ में तैयारी करो। और मैंने जैसे कि आपको आज मुझे याद आया तो मैंने आपको बताया कि वाकई में आप अभी देखो बहुत बोले हो, है ना, आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्त याद रखना, किसी भी दलाल के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है ना। ये लोग सिर्फ ठगने का काम करते हैं, आपको भर्ती कभी नहीं करा सकते हैं। ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है ना। ये लोग आपको भ्रमित कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जब तक आप एक्सीलेंट फिजिकल नहीं करेंगे, आपका 100 नंबर का फिजिकल हो। और सोचो, अगर आप 40 भी क्वेश्चन करके आ गए, आपका 80 नंबर ये बन जाएगा, है ना, 80 ये बन जाएगा। 180 नंबर में आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है ना। और अगर आपका जो फिजिकल है वो 88 नंबर का अगर रह जाता है, सेकंड ग्रुप में आपकी रेस पड़ती है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको इधर अपना ये जो 40 क्वेश्चन करा है ना, यहाँ पे आपको 45 करने पड़ेंगे प्लस, है ना। 90 अगर ये बन जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको फिजिकल में कोई दिक्कत आ रही हो, तैयारी करने में कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। मेरे तब तक सभी फ्यूचर फौजियों को मेरा दिल से धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।